नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू के प्रश्न को कवर करने वाले हैं। जितने भी प्रश्न हैं सभी आपके यूपी टेट पेपर के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और आगामी एग्जाम में आने की इनकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए पूरी वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आप अभी तक अभिषेक एकेडमी के इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और टीम का हिस्सा बन जाइएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न है कि किस मंडल में हाइड्रोजन व हीलियम गैस की प्रधानता पाई जाती है, यही आपको बताना है। दोस्तों देखिएगा, आपको बता दें मंडल से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। जो आपका वायुमंडल की परतें होती है ना, वायुमंडल की परतों को कितने भागों में बांटा गया है तो आपको ध्यान देना होगा 5 परतों में। और हर साल एक ना एक प्रश्न इससे बनते हैं, ठीक है। एक प्रश्न तो ये बनता है कि सबसे निचले वाले मंडल को क्या बोलते हैं या पृथ्वी के पास की परत को क्या बोलते हैं। तो पृथ्वी की जो पास की परत होती है उसे हम क्षोभ मंडल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ओजोन मंडल जो होती है ना, ये ओजोन परत, ओजोन मंडल जो होती है समताप मंडल का हिस्सा होती है। ओजोन परत का ही रूप होता है, ये मंडल तो होता नहीं लेकिन ये परत होती है। ये बातें आप लोग याद रखिएगा। तो जो ओजोन परत होती है ये किस परत में, किस मंडल में पाई जाती है, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो जो ओजोन परत होती है ना, आपको पता होना चाहिए समताप मंडल में पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ओजोन परत होती है ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। आपसे प्रश्न बन सकता है कि जो वायुयान होते हैं, जहाज होते हैं, वो कहाँ उड़ते हैं, तो वे समताप मंडल में उड़ते हैं, ठीक है। तो किस मंडल में हाइड्रोजन व हीलियम गैस की प्रधानता पाई जाती है, तो जो आपके पृथ्वी की सबसे ऊपरी बाह्य परत होती है इसको हम बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप जो हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें होती हैं वह इसकी ऊपरी कक्षाओं में फैली होती हैं या मिलती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका लॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ठंडी परत कौन होती है, तो मध्य मंडल होता है। ये भी चीजें आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे निचली परत क्या है, तो क्षोभ मंडल है, ठीक है। रेडियो तरंगे कहाँ पे चलती हैं, तो रेडियो तरंगे चलती हैं एक और परत होती है जिसका नाम होता है आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है प्यारे, आयन मंडल में आपके रेडियो तरंगे संचरित होती हैं। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। वर्मी कल्चर का संबंध किससे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा वर्मी कल्चर, और ये आपके पर्यावरण अध्ययन में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वर्मी कल्चर का संबंध अंगूर की खेती से होता है कि सब्जियों की खेती से होता है कि केंचुओं के पालन से होता है कि मधुमक्खी पालन से होता है। आपको बता दें जो वर्मी कल्चर होता है दोस्तों, यह केंचुआ पालन से होता है। किससे होता है दोस्तों, इस संबंध आपका केंचुआ पालन से रखता है। और केंचुआ जो होते हैं वो किसान के मित्र होते हैं, या मिट्टियों को भुरभुरी बना के उपजाऊ मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगा अनुपात कितना है। अगर आपको लिंगा अनुपात के बारे में बता दें दोस्तों, तो आप लोग जानिएगा लिंगा अनुपात होता क्या है। तो 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाओं की संख्या है, वही लिंगा अनुपात कहलाता है। तो याद रखेंगे, जो लिंगा अनुपात निकाला जाता है 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या। तो आपको बता दें जब 2011 में जनगणना हुई थी तो उस जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में जो लिंगा अनुपात है, मतलब पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो वो निकल कर आई थी 943। कितनी आई थी दोस्तों, 943। ऑप्शन नंबर सी को आप लॉक करिएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 4 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 4 नंबर प्रश्न क्या है कि शीतकाल में कहाँ साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें शीतकाल से मुझे एक चीज और याद आ रहा है कि शीत निद्रा होती है। कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो अपने भोजन की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो अपनी ऊर्जा को हास न करने के लिए लंबी समय तक सो जाते हैं। इनको हम लोग शीत निद्रा का नाम दे देते हैं। और शीत निद्रा में इनका यही रूप होता है कि ये लंबे समय तक सो जाते हैं, जिससे इनकी एनर्जी लॉस नहीं होती है और भोजन नहीं मिलता है, तभी भी अपने जीवन को जीते रहते हैं। तो आपको यही बताना है। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि शीतकाल में कहाँ साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, क्या आपका दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान में, क्या आपका बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान में, कि घना पक्षी बिहार में। कहाँ पे दोस्तों, तो आपको बता दें शीतकाल में जो साइबेरियन पक्षी दिखाई देते हैं वो घना पक्षी बिहार में दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करिएगा, यही आपका महत्वपूर्ण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को आप सही मानिएगा। और घना पक्षी बिहार को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से हम जानते हैं, ये भी चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपसे पूछता है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपके राजस्थान के भरतपुर में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। आपको बता दें समवर्ती सूची वह सूची होती है जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य गवर्नमेंट और आपका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को होता है, राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को होती है।
तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान अमेरिका से, कि ब्रिटेन से, कि ऑस्ट्रेलिया से, कि कनाडा से, कहाँ से लिया गया है, आपको यही बताना है। तो आपको बता दें जो समवर्ती सूची का प्रावधान है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और समवर्ती सूची के जितने भी विषय रखे गए हैं समवर्ती सूची में, इस पर कानून बनाने का जो राइट होता है, जो अधिकार होता है, वो किनको होता है, तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को होता है। जैसे आपका शिक्षा हो गया, ये सभी चीज़ें इसके लिए महत्वपूर्ण है, शिक्षा सुरक्षा। चलिए आगे चलते हैं, 6 नंबर की हम बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न एक आ रहा है दोस्तों कि नीति आयोग में नीति का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक ना, आपको यही बताना है दोस्तों। जो नीति शब्द है ना, इसका संकलित रूप क्या होता है, यही आपको बताना है। तो याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियल। याद रखेंगे, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक करिएगा, यही नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। 7 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे दोस्तों कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं। आपका राइबोसोम को, कि माइटोकॉन्ड्रिया को, कि आपका क्लोरोप्लास्ट को, कि इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे दोस्तों, तो जो आपका प्रोटीन की फैक्ट्री होती है वो किसको बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो आपसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन है कि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करिए ना करिए वो आपके ऊपर है, लेकिन वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए दोस्तों। एक वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत होती है और तभी आपके सामने एक अच्छी चुनिंदा वीडियो आती है जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प देती है। चलिए आगे देखते हैं, हम 8 नंबर बात करेंगे आरएनए कहाँ पाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड जो होता है कहाँ पे पाया जाता है, यही आपको बताना। सिर्फ केंद्रक में पाया जाता है? नहीं दोस्तों, केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन सिर्फ केंद्रक में नहीं। एक इसका जो सही आंसर होगा, केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 9 नंबर की बात करेंगे। 9 नंबर प्रश्न का रहा है कोशिका का विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। जो कोशिका होती है दोस्तों, जो टिश्यू होती है, टिश्यू का जो विभाजन होता है मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो आपको बता दें, कोशिका का विभाजन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। कौन कौन से विभाजन, जैसे आपको बता दूं दोस्तों, असूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होता है। याद रखेंगे, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा, 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 10 नंबर प्रश्न है कि आनुवंशिकी संबंधित प्रयोग के लिए याद रखेंगे मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था। याद रखेंगे दोस्तों, यही आपको बताना है। तो आपको बता दें आनुवंशिकी संबंधित प्रयोग किसने किया था, एक प्रश्न ये बन जाता है। तो आनुवंशिकी संबंधित जो प्रयोग किए थे वो मेंडल साहब किए थे। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से एक बात और रखिएगा। और आपको बता दें जो मेंडल साहब ने अपना प्रयोग किया था वह 1856 से, कब से दोस्तों, तो 1856 से लेकर 1863 के दौरान किया था। और किस पौधे पे किया था, तो वह पौधा था मटर का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेंडल ने प्रयोग किया मटर पे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा और इस तरह याद रख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे हम 11 नंबर प्रश्न की कि निम्न में से कौन सा रूप कवक द्वारा नहीं फैलता है। याद रखेंगे दोस्तों, ये रूप नहीं रोग ही होगा, आप लोग इसको याद रखेंगे, ये आपका मिस टाइपिंग है। तो कौन सा रोग जो होता है ना दोस्तों, वह कवक द्वारा नहीं फैलता है। दमा है, आपका एथलीट फुट है, कि आपका खाज है, कि आपका घेघा है। आपको बता दें दोस्तों, कवक द्वारा आपका दमा भी फैलता है, एथलीट फुट भी फैलता है, खाज भी फैलता है, लेकिन घेघा जो होता है ना कवक द्वारा नहीं फैलता है। यह आयोडीन की कमी से फैलता है। किसके कमी से दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए, यह जो फैलता है आयोडीन के कमी से फैलता है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करिएगा, यही बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ आपको मिले, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर जो आप लोग नीचे देख रहे हैं दोस्तों, इस पर आप लोग मैसेज कर दीजिए और वहां से आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा और आपको बिल्कुल हर वीडियो की फ्री में वहां पे आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं। आपको पता है ना कि एक जो आपकी एंथ्रोटी है जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं, कि माइकोलॉजी बोलते हैं, कि डेमोग्राफी बोलते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें जो शैवालों का अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। आपको पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन का निर्माण करते हैं। क्या निर्माण करते हैं दोस्तों, तो ये अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खनिज पदार्थ का सेवन करके, और ये क्लोरोफिल के कारण अपना सब कुछ प्रक्रिया में करके भोजन बना लेते हैं। और CO2 वायुमंडल से लेते हैं और O2 निर्मुक्त कर देते हैं, सब चीज़ें आप लोग जानते ही हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 भी आवश्यक
आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो मनुष्य छोड़ता है इसको ये प्रयोग करते हैं अपने भोजन बनाने में। क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, इसी की उपस्थिति में भोजन का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लीजिए, क्योंकि ये सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर की हम बात करते हैं दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि तंबाकू का मोजेक रोग किससे होता है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत बार मैंने एक चीज़ों को बताया था, तंबाकू का जो रोग होता है ना, मोजेक रोग या तंबाकू से जो रोग होता है ना, वह विषाणु द्वारा फैलता है। किसके द्वारा दोस्तों? विषाणु के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रख लीजिए। जो तंबाकू होता है ना, ये विषाणु से द्वारा फैलता है। याद, तंबाकू से जितने भी रोग फैलते हैं विषाणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए और इस तरह चीज़ों को ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं, हम 15 नंबर की बात करते हैं। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार चीजें पूछ भी ली गई है जगह जगह पे, अलग अलग एग्जामों में। तो विश्व वन्य जीव द्वारा कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। आपको पता भी है, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको पता होगा। पांडा, क्या है दोस्तों? पांडा है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल से हो जाएगा। ज्यादातर पांडा कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो याद रखेंगे चीन में, ये चीन देश में बहुत ज्यादा ये देखने को मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण का शिक्षा केंद्र कहाँ है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, मैंने तो बहुत बारी चीजें बताया है कि जो पर्यावरण का शिक्षा केंद्र है ना, वो कहाँ है दोस्तों? तो वो आपका उत्तराखंड के देहरादून में है। कहाँ है दोस्तों? तो उत्तराखंड के देहरादून बोल रहे हैं। यह है दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल से हो जाएगा। ये मुझे दूसरा चीज ध्यान में आया दोस्तों, याद रखेंगे देहरादून नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद रखिएगा। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो याद रखेंगे ये आपका कहाँ पे है, तो गुजरात के अहमदाबाद में है। और याद रखेंगे इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1984 में। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी भी हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी के बाद ही इसकी स्थापना हुई थी आपका गुजरात के अहमदाबाद में, पर्यावरण शिक्षा केंद्र का। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधित जागरूकता फैलाना। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम बात करेंगे 17 नंबर प्रश्न की कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, और आपको पता भी होना चाहिए ये कहाँ पे है दोस्तों। तो आपको बता दें, ये चीज़ है लद्दाख में। ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये 4400 वर्ग मीटर में फैला है। 4400 वर्ग मीटर में फैला है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और उसका नाम क्या है आपको यही बताना है दोस्तों। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेंदुआ पाई जाती है, तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है विश्व में। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है दोस्तों? मानस है कि हेमिस है कि कान्हा है कि जिम कॉर्बेट है, क्या है दोस्तों? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कहाँ सीएफसी का प्रयोग नहीं होता है? सीएफसी गैस होती है, याद रखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन के संयुक्त रूप को सीएफसी बोलते हैं। और यह जो होती है, यह सबसे ज़्यादा ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बन चुका है प्रश्न, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और जो सीएफसी गैस होती है ना, यह घरों में रेफ्रिजरेटर से निकलती है, बात सही है। एसी से भी निकलती है, ये भी बात सही है। आपका स्प्रे डिस्पेंसर से भी निकलती है, ये भी बात सही है। कहाँ प्रयोग नहीं होता है? तो वॉशिंग मशीन में सीएफसी का प्रयोग नहीं होता है। ये चीज़ें आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न से आप लोग 1000 प्रश्नों को भी समझ लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न बनता है सीएफसी कहाँ से निकलती है। तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन में आपको रेफ्रिजरेटर मिलते हैं। एसी में भी सीएफसी का प्रयोग होता है, रेफ्रिजरेटर में भी प्रयोग होता है, आपका स्प्रे डिस्पेंसर में भी इसका प्रयोग होता है सीएफसी का। ये भी चीज़ आप लोग याद रखें। लेकिन वॉशिंग मशीन में इसका प्रयोग नहीं होता है। और यही पूछा है कि सीएफसी का प्रयोग कहाँ नहीं होता, तो वॉशिंग मशीन में नहीं होता। आपको बता दें सीएफसी से सबसे ज़्यादा हानि किसको होती है, तो ओजोन परत को होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आप लोग याद रखना। ओजोन परत किस मंडल का हिस्सा है? आपसे प्रश्न पूछे तो आप तुरंत बताइएगा, समताप मंडल में पाई जाती है। याद रखेंगे ओजोन परत। आपसे पूछता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। ओजोन जो आपकी परत होती है, वह लेयर O3 से इसको दर्शाते हैं। याद रखेंगे ओजोन परत की जो मोटाई होती है दोस्तों, ये भी प्रश्न एक बार बना है कि मोटाई जो होती है वह किस में नापते हैं, तो डाप्सन इकाई में मापते हैं। किस में नापते हैं दोस्तों? तो डाप्सन इकाई में मापते हैं। इसको ताज़ा कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। हाथी एक है, आपको बता दें दोस्तों, जो हाथी होती है वह प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक तृतीयक अपघटक क्या होता है आपको पता है ना। हाथी जो होती है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, हाथी जो होती है शाकाहारी होती है। ये पेड़ पौधे की पत्तियाँ आदि खाती है, फल फूल खाती है, ये चीज़ें खाती है। तो हाथी क्या होगा? जो आपके शाकाहारी हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। आपको यहीं से मैं कई प्रश्न बता दे रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में भी बने हैं कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, याद रखेंगे राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष तो जो होता है ना दोस्तों, उपराष्ट्रपति होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बात आप लोग याद रखना। प्रश्न यहां से बनता है कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखेंगे इसकी जो शपथ का कार्य होता है ना, राष्ट्रपति करता है। पहली बात तो याद रखना। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। इसकी उम्र न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इस चीजें आप लोग याद रखना। ठीक, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इनका कार्यकाल कितना साल होता है, 5 साल का होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल का होता है, 5 साल का होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना साल का होता है, 5 साल का होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बताया कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति। और आपसे मैं पूछूं कि आप बताइए भैया कि लोकसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, लोकसभा अध्यक्ष, याद रखेंगे लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, लोकसभा का जो मेंबर होता है वही होता है। लेकिन याद रखना, लोकसभा जो अध्यक्ष होता है ना, इन्हीं लोगों में से जितने भी सांसद लोगों द्वारा चुन के जाते हैं उनमें चुनाव किया जाता है और उन चुनाव में किसी एक को लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ठीक ना, तो जब लोकसभा की कार्रवाई होती है तो उसका जो नेतृत्व करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, आपसे पूछे तो 25 साल। इनकी कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल होता है। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। आपसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं जो आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, याद रखना। तो आपसे कहे ना कि, याद रखना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है। याद रखना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बुलाता, याद रखें बुलाता कौन है। तो याद रखेंगे जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच आपसी मतभेद हो जाए तो लोकसभा और राज्यसभा को बैठक, संयुक्त बैठक बुलाने का काम करता है राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये आपसे पूछे तो आप बताइएगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बैठी हुई है और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो इसकी अध्यक्षता आपके करेंगे लोकसभा स्पीकर। याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर इसको बोलते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कौन सी शिरा फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त पहुंचाती है। तो कौन ऐसी शिरा है जो फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त पहुंचाती है। रक्त शुद्धिकरण का काम जो आपकी किडनी करती है आपको पता ही है। तो कौन ऐसी शिरा है जिसको हम लोग बोलते हैं, आपका ब्रेकी शिरा है कि आपका फुफ्फुसी शिरा है कि आपका महाशिरा है कि आपका यकृत शिरा है, क्या है। तो आप लोगों को याद रखना कि आपके शिरा का नाम है फुफ्फुसी शिरा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स, याद रखेंगे फूलों की घाटी, कहाँ पे स्थित है आपको बता दें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो यहाँ से देखिएगा यहाँ पे बनता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सब यही है दोस्तों। उत्तराखंड बहुत महत्वपूर्ण है, आपका कई कई बार बना है। ठीक ना, आपका असम का एक राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे एक सिंह के गैंडे पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, केरल राज्य में पाई जाती है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो आप लोग जानते हैं दोस्तों राजस्थान का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्रीय संघ में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या कितनी है, वर्तमान की बात करें दोस्तों 190 की, 192 की, 193 की, 195। बहुत ऐसे साथी होंगे जो 192 के साथ जाएंगे, लेकिन याद रखना दोस्तों सूडान एक ऐसा देश है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नया सदस्य आपका 21 में बना है, लेकिन बहुत जगहों पे 192 ही लिखा है, लेकिन आप लोग क्या रखिएगा 193 याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य शामिल हो चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है, यही आपको बताना है दोस्तों। याद रखेंगे जो कौन ऐसी ग्रंथि नहीं है यही आपको बताना है। थायराइड ग्रंथि है, आप सुने भी होंगे। अग्नाशय ये भी ग्रंथि है, आप सुने होंगे। यकृत ये भी पाचन ग्रंथि के नाम से जानी जाती है, ये भी ग्रंथि है आपका। तो कौन ऐसी ग्रंथि नहीं है, तो जो आपका जठर है ना, एक ग्रंथि नहीं है। ये क्या होता है दोस्तों, ये जो होता है हार्मोन होता है, ये रस होता है, याद रखेंगे। ये क्या होता है दोस्तों, ये आपका हार्मोन होता है, ये आप लोगों को याद रखना होगा। याद रखेंगे जो जठर रस होता है या जठर हार्मोन होता है, ये पाचन में मदद करता है। किसमें दोस्तों, आपको यहाँ पे लिख कर बता दे रहा हूँ, ये पाचन में मदद करता है। और याद रखेंगे जठर जो आपका है ना, इससे जठर रस स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करिएगा, यह एक ग्रंथि नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
25 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, किस हार्मोन में आयोडीन होता है, यही आपको बताना है दोस्तों। कौन ऐसा हार्मोन है जिसमें आयोडीन होता है? तो उस हार्मोन का नाम क्या है दोस्तों? थायरॉक्सिन। याद रखेंगे दोस्तों, थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है इसमें आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका लॉक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि 26 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि आपका निम्नलिखित में से किसे भारत की खनिज संपदा के नाम से जाना जाता है? तो भारत की खनिज संपदा किसे बोलते हैं? मालवा का पठार है, कि आपका छोटा नागपुर का पठार है, कि पश्चिमी हिमालय की काठियावाड़? क्या है दोस्तों? तो आपको बता दें, जो भारत का खनिज संपदा के नाम से हम जानते हैं वह है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, इसको आप लोग लॉक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, यही आपको बताना है। तो जो आपका धुआंधार जलप्रपात है दोस्तों वह नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? नर्मदा नदी पे। ऑप्शन नंबर डी आपका लॉक हो जाएगा, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ दिन और रात एक समान होते हैं। जो आपके ग्लोब आप लोग देखते हैं ना, ग्लोब, तो जो आपके दूरी पे रहेंगे, जो सूर्य के या विषुवत रेखा से दूर रहेंगे, वहाँ पे रातें दिन कम बेसी हो सकते हैं, लेकिन कहाँ पर रात और दिन बिल्कुल एक समान होते हैं? तो जो बीच में है ना, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं, जिसको डिग्री में आप लोग 0 डिग्री का दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिन और रात एक समान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा पे दिन और रात जो होते हैं दोस्तों एक समान होते हैं। 28 का ऑप्शन नंबर सी आप लोग लॉक करिएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? आपको यही बताना है। एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है मतलब कि वो निष्क्रिय हो चुकी है, आपको यही बताना है दोस्तों। आपको बता दें, स्ट्रेम्बोली ये आपकी सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है, उसमें आपका ऑप्शन ए मिल सकते हैं। ये भी आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। आपका एटना, ये भी आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। आपका कोटोपेक्सी सबसे ज़्यादा बना भी है। जो कोटोपेक्सी है दोस्तों ये सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन याद रखना जो आपका किलिमंजारो है दोस्तों ये आपका निष्क्रिय हो चुकी है ज्वालामुखी, या शांत ज्वालामुखी के नाम से इसको हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आपको वो चीज़ें दी जाती है जिसको पढ़कर आप अच्छा से अच्छा अंक स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हम 30 नंबर प्रश्नों की बात करेंगे। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? याद रखना, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैसें होती हैं या जो ये प्रदूषण होता है, चाहे जो अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा में किसकी मात्रा होती है? तो आपका SO2 दे दे, आपका H2SO4 दे दे, सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों को याद रखना, ये अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान पूछ देता है कि पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.2 से कम होता है। याद रखना 2 से कम होता है, या कहीं कहीं पे 4.2 दे देता है, ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो निम्नलिखित में से क्या SO2 का प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो आपको बता दो दोस्तों, जो लाइकेन होता है ना, लाइकेन के द्वारा प्रदूषण प्रदूषण सूचक जो होता है वो लाइकेन को बोलते हैं, या जो सूचना देने वाला होता है उसको हम लोग सूचक या इंडिकेटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो इंडिकेटर होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं? लाइकेन। लाइकेन जो है वह इंडिकेटर का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखेंगे, पूरे 30 प्रश्नों को मैंने काफ़ी अच्छा तरीका से कवर किया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी और वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चैनल पे अभी तक आप नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करके उनकी और